सिद्धांत दिए थे कि कैसे भारत से धन को लूट करके अंग्रेज धन कहाँ ले जा रहे हैं, तो विदेश लिए जा रहे हैं। तो इसका सिद्धांत कौन दिए थे, तो दादा भाई लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, कि जवान को भी जय, कि जवान देश को संभालेगा और किसान जो है वो खेत में खाद्यान्न निकालेगा। जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला है इसमें कि टॉपिक जो है, इसमें से देख रहे होंगे कि जो भी एग्जाम अभी चल रहा है, एसएससी जीडी हो या किसी भी तरह का ऐसा जो भी वन डे एग्जाम होता है, उसमें से आपको एक नए क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो इसको आप जितना बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो समझ लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा, ना तो बार बार रटते होंगे या फिर भूल जाते होंगे। तो आज हम इसको एक रिलेट कर करके समझेंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम है। व्यक्ति जो भी है उनका एक अलग विशेष नाम होता है। जैसे गांव में ही आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति का नाम कुछ और है, उसको बुलाता कोई और नाम से है, तो वो क्या होता है, उसका वो उपनाम होता है। उसी प्रकार जो भारत में जो भी महापुरुष लोग हुए, जो व्यक्ति हुए, जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए, उन लोगों को भी लोग प्यार से कुछ बहुत अच्छे ही नाम से बुलाए, उपाधि भी कुछ तरह के दिए बढ़िया बढ़िया। तो इस प्रकार से जो भी है उनको हम चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें है कि विश्व कवि या गुरुदेव। विश्व कवि या गुरुदेव, तो विश्व कवि जो है ये कहा जाता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। या गुरुदेव भी इन्हीं को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने क्या किए थे इनको, महात्मा गांधी ने उपाधि दिए थे इनको गुरुदेव का। और महात्मा गांधी को इन्होंने क्या उपाधि दिए थे, महात्मा का। महात्मा गांधी को पहले नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको उपाधि दिया था, किस चीज का, तो महात्मा का दिया था। वही सुभाष चंद्र बोस ने उनको क्या चीज का उपाधि दिया था, तो बापू का उपाधि दिया था। तो महात्मा गांधी दिया था इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, और रविंद्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी को दिए थे बापू इसका उपाधि, महात्मा की उपाधि। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, तो वहां से जो आया था जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड का था, उसके स्वागत के लिए एक गान लिखे थे जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय है। तो जन गण मन अधिनायक जय है 1911 में इन्होंने लिखा था। कब, तो 1911 में। 1911 में ये लिखे थे जन गण मन अधिनायक जय है, जिसके कारण से उन लोगों ने क्या किया था, इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। कब, तो 1913 ईस्वी में। किसी के लिए, तो यह उनका एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। वो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, तो 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ही उपनाम क्या है, गुरुदेव है या विश्व कवि है। क्या क्या नाम है इनका उपनाम, तो गुरुदेव या विश्व कवि। उसके बाद अगला है भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको जानते हैं, तो सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू, ये सरोजिनी नायडू कौन थी, तो ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनी थी। तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो इनको ही दिया गया था, सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला की उपाधि। वही अगर आपको पूछता है स्वर कोकिला, स्वर मतलब हो गया कि संगीत का, तो संगीत का कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है, तो लता मंगेशकर को जाना जाता है। किसको, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। स्वर कोकिला अगर कहता है वही में, तो आप क्या आंसर मारिएगा, तो लता मंगेशकर, जो सिंगर है, बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। अभी हर व्यक्ति के दिलों पर ये राज कर रही है लता मंगेशकर जी। तो इनको क्या हुआ था, स्वर कोकिला के उपनाम से भारत के लोग जानते, क्योंकि इनका स्वर जो है, संगीत जो है वो बहुत ही अच्छा दिए हैं। उसके बाद अगला है देश बंधु। तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से, चित्तरंजन दास। उसके बाद अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के सबसे बायोवृद्ध। क्वेश्चन आप कैसे भी पूछेगा, बायोवृद्ध ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उसी को इंग्लिश में बोलता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बायोवृद्ध के नाम से किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, जो क्या थे, वो पारसी थे। और ये सब पहला पारसी व्यक्ति है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन, दादा भाई नौरोजी।
इन्होंने ही क्या किए थे, दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे कि कैसे भारत से धन को लूट करके अंग्रेज धन कहाँ ले जा रहे हैं, तो विदेश लिए जा रहे हैं। तो इसका सिद्धांत कौन दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगला है लोकमान्य। तो लोकमान्य के नाम से जानते हैं किसको, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता थे तिलक, तो उन्हीं को कहा जाता है लोकमान्य के नाम से इनको जाना जाता है। तो कौन है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसी में इनको देखिएगा कि एक और बाल नाम से जाना जाता है, जैसे 3 क्रांतिकारी थे गरम दल में, लाल, बाल और पाल। तो लाल से हो जाता है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाता है आपके बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों कैसा क्रांतिकारी थे, उग्रवादी टाइप के क्रांतिकारी थे, कि मतलब किस चीज में विश्वास रखते थे, मतलब आंदोलन करने में ये विश्वास रखते थे, दंगा करने में। इस प्रकार से देश को आजाद कराने में इन लोगों का बहुत ही बेहतरीन भूमिका रहा है। उसके बाद है शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो शांति पुरुष के नाम से भारत के प्रधानमंत्री हुए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। जब 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री देखे कि भारत की जो स्थिति है बहुत ही आर्थिक रूप से भी खराब था। उस समय खाने का, खाद्यान्न की भी देश में धीरे धीरे कमी हो गया था, सुखाड़ आ गया था। तो इसके कारण से क्या हुआ था, अचानक से देश पर हमला भी कर दिया पाकिस्तान ने। तो चोट्टा के वजह से क्या हो गया कि फिर से जाके क्या करना पड़ा कि देश को अब संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, कि जवान को भी जय, कि जवान देश को संभालेगा और किसान जो है वो खेत में खाद्यान्न निकालेगा, जिससे देश को संभाला जा सकता है। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किए थे कि एक दिन का ये उपवास भी वन टाइम, मतलब एक समय का रखे थे उपवास, कि देश को, जनता को भी यह संदेश दिए थे कि आप एक समय का उपवास रखिए, जिसका ये जो उपवास से जो अनाज होता है वो सैनिक में खर्चा होगा, और वो सैनिक जो है वो देश को संभालेंगे। और किसान और जवान दोनों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। तो ये भी समझ गए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। उसके बाद अगला है आपके शहीद-ए-आजम। शहीद-ए-आजम मतलब शहीद जो हुए थे, जो सरदार भगत सिंह थे जो थे, उनको कहा जाता है शहीद-ए-आजम। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए लड़ते लड़ते क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। इनको ही फांसी की सजा, जो इन लोगों का दोस्त थे, राजगुरु, सुखदेव और ये भगत सिंह, इन तीनों लोगों को क्या फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो इनको फांसी दिया गया था अंग्रेज। तो ये शहीद हुए थे देश से लड़ते लड़ते थे, इसीलिए इनका नाम क्या रखा था, शहीद-ए-आजम। उसके बाद अगला है, यहाँ लिख देते हैं, शहीद-ए-आजम हो गया भगत सिंह। उसके बाद है अगला सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था, तो नेताजी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने 1939 ईस्वी में क्या किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ये भी देख लीजिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे कौन, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और आजाद हिंद सरकार का भी गठन किए थे ये सिंगापुर में। तो इस प्रकार से इन्होंने भारत को आजाद दिलाने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक सेना तैयार किए थे, और सेना के माध्यम से देश पर मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए युद्ध किए, लड़ाई किए। तो उसके बाद से क्या हुआ, इनको नेताजी की उपाधि देश से ही दिया गया था। तो इनका नेताजी का उपाधि किसको मिला है, तो सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगला है पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है आपके लाला लाजपत राय को। ये लाला लाजपत राय क्या थे,
जब सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन जो आया था वो ब्रिटिश से आया हुआ लोग था, वो भारत के लिए कानून बनाने के लिए आया था। तो अगर वो साइमन कमीशन भारत के लिए बनाता संविधान या कानून, तो वो क्या करता, वो तो अपना देश के पक्ष में बनाता, तो जैसा उसको रिक्वायरमेंट था उसके देश को उस तरह का बनाता। इसीलिए लाला लाजपत राय ने क्या किए थे, साइमन कमीशन का विरोध किए थे। साइमन कमीशन का विरोध किए तो उसी समय लाला लाजपत राय दिए थे कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का इन्होंने उसको भगा रहे थे, क्योंकि ये कानून नहीं बनाने दे रहे थे। इसीलिए क्या किए अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कराए थे, बहुत उनको मारे थे, जिसके कारण से उनका क्या हुआ, बाद में चल करके कुछ दिन बाद इलाज होते होते उनका देहांत हो गया था। तो उन्होंने एक बात कहे थे उसी भी, जब अंग्रेजों ने इनको लाठी से मरवाए थे, तो लाला लाजपत राय ने कहे थे कि मेरे सर पर लगी हुई एक एक लाठी की चोट अंग्रेज की ताबूत का कील साबित होगा। मतलब अंग्रेज का जो विनाश होगा उसका ये लाठी का एक एक हिसाब देना होगा। वही इनका ही शिष्य थे कौन, भगत सिंह, इनका ही शिष्य थे, जिन्होंने क्या किए थे, इसका बदला अंग्रेजों से बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत उसको परेशान किया, बहुत तरह से असेंबली में भी बॉम्ब फेंके थे, देख रहे थे। तो इस प्रकार से इनका साइमन कमीशन का विरोध किए थे कौन, तो लाला लाजपत राय ने किए थे। और इनको ही पंजाब केसरी कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब के थे और पंजाब में बहुत ही अच्छे तरह से वहां पे अपना अंग्रेजों से सुरक्षा देने का काम कर रहे थे अपने पंजाब को, इसीलिए ये पंजाब से लड़ाई कर रहे थे। इन्हीं को आपको कहेगा पंजाब का शेर भी, तो सेम ही बात है, केसरी या शेर कहेगा तो दोनों सेम ही है। तो पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। वही उसके बाद है आपका देश रत्न। देश रत्न आपको किसको कहा जाता है, तो देश रत्न कहा जाता है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के क्या हुए, प्रथम राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको ही कहा जाता है देश रत्न। जो ये बिहार के थे, कहाँ के थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के थे, इनको ही कहा जाता है देश रत्न। उसके बाद है आपके राजा जी। तो राजा जी किसको कहा जाता है, तो राजा जी कहा जाता है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किसको कहा जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लिख देते हैं सीधा शॉर्ट में राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ये राजगोपालाचारी जी जो हैं, यही भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, इनके बाद तो गवर्नर जनरल सब समाप्त, संविधान बन गया। तो संविधान जब देश में लागू हो गया तो गवर्नर जनरल का सिस्टम हो गया खत्म। तो इसी प्रकार से राजा जी इनको ही कहा गया था, किनको, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। जब बंगाल का शासन व्यवस्था था तो पहले अंग्रेजों ने क्या किए थे, बंगाल में 1757 ईस्वी में पलासी के जो लड़ाई हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को उसने कर दिया कमजोर, मरवा दिया गया उसके सेनापति के द्वारा, मीर जाफर के द्वारा। उसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध में फिर अंग्रेज हुई क्या हुए थे, उसमें भी विजय हो गया। तो 57 वाला में तो नहीं विजय हो पाया था, वो धोखा से हो गया था, वो मीर जाफर मरवा दिया, इस वजह से 64 में हो गया वो विजय। और जब 64 में हो गया तो बंगाल पर उसका पूर्णतः अधिकार हो गया। जब बंगाल में पूर्णतः अधिकार हो गया था तो उसके बाद वहां पे धीरे धीरे शासन व्यवस्था बढ़ने लगा, बढ़ते 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 पूरा देश पर वहां बंगाल से ही शुरू किया शासन व्यवस्था, तो बढ़ते गया। उसके बाद 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था या सैनिक विद्रोह, ऐसे तो उसको हम पूर्णतः सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सभी लोग शामिल थे, बहुत से लोग शामिल थे। कुछ लोग बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग नहीं थे शामिल, लेकिन किसान भी उसमें शामिल थे, क्योंकि किसानों के साथ भी बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहा था अंग्रेज। सबसे उसमें 57 की क्रांति में समस्या हुआ कि लोग सिस्टमेटिक ढंग से क्रांति नहीं लड़े थे, नहीं तो क्या होता, उसी समय गुलाम से मतलब आजाद हो जाते, लेकिन नहीं हो पाया, जिसके कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ। तब विस्तार होने के बाद भारत में गवर्नर जनरल बनने लगा, गवर्नर बना, फिर गवर्नर जनरल बना, फिर वायसराय बना, फिर वायसराय। तो उसी प्रकार से सबसे अंतिम में जो उस पोस्ट को संभाले थे वो स्वतंत्र होने के बाद भी देश को, तो वही थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
इनको ही जब 1954 ईस्वी में सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत हुआ था, पहले इनको ही मिला था, 3 आदमी को मिला था, जिनमें से इनका भी नाम था क्या, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। उसके बाद अगला है आपका कि महाकवि या भारत का शेक्सपियर। तो भारत के शेक्सपियर कहा जाता है आपके कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास, तो इनको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर या महाकवि। इनका कुछ रचना है महत्वपूर्ण, जैसे कि मेघदूत है, कुमार संभव हो गया, ये सभी कालिदास की रचना है। कौन कौन? तो मेघदूतम, मेघदूतम, कुमार संभव, अग्नि क्या है, अग्निमित्र है, बालकाग्निमित्र का इसी करके कुछ नाम है। तो अग्निमित्र का वो जो है उसका रचना है। ये सब रचना किनका है? तो कालिदास का ही रचना है। तो ये देख लिए कालिदास क्या थे, संत थे ये भी, लेकिन ये कवि थे, बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो भी उस समय के राजाएं होते थे उसके बारे में लिखते थे। उसके बाद है आपका महामना, महानवा कहेगा चाहे महामना, इनको ही कहा जाता है। किनको? तो मदन मोहन मालवीय। इनका नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, महा फिर मना, महामना या महामानव कहा जाता है इनको। तो किनको कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय। ये क्या है कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बना था, बीएचयू जो बना था, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने लोगों से पैसा चंदा के तौर पर मांग मांग के और तब जाके क्या किए थे, इतना बड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये कौन हो गए? आपके मदन मोहन मालवीय, जिसको कहा क्या कहा जाता है, महामानव या महामना। ये दोनों चीज आपको लिखता है तो सेम ही बात है। उसके बाद है आपका लोकनायक। तो लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक आपके जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किसको? तो जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को यही क्या किए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे कि जब देश में अंग्रेजों का जो प्रभाव था तो कहीं कहीं छोटे छोटे क्षेत्रों में होता था प्रभाव, लेकिन इन्होंने क्या किए थे पूरे देश में कि नहीं अब संपूर्ण देश में ही क्रांति होगा। कब? जब 1977 में इंदिरा गांधी क्या किए थे, 1975 में जब इंदिरा गांधी क्या किए थे, आपातकाल जब लगाए थे 1977 में, तो वो क्या हुआ था उस समय कि जबरदस्ती मतलब थोप रहा था जनता पर कि आपातकाल लगाने का सिस्टम। तो उसी समय ये जयप्रकाश नारायण ने ही क्या किए थे, बहुत ही जोरदार तरीके से क्या किए थे, उसका विरोध किए थे और संपूर्ण देश में विरोध किए थे। इसीलिए इन्हीं को कहा जाता है संपूर्ण क्रांति के जनक। इसी में अगर ये भी देखेगा कि संपूर्ण क्रांति का जनक कौन है, तो ये जयप्रकाश नारायण है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। उसके बाद है बंग बंधु। बंग बंधु किसको कहा जाता है? उसके बाद तृतीय हिंद किसको कहा जाता है? उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण प्रभात के नक्षत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में पुनर्जागरण जो हुआ उसका प्रभात मतलब शुरुआत, मतलब सुबह होता है ना मॉर्निंग, तो उसी को प्रभात कहा जाता है। तो उसकी जो सुबह हुआ उसका नक्षत्र किसको कहा जाता है? ये उसके बाद भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये कालिदास। तो ये बंग बंधु हो गया। और ये 3 तरह के बंधु होता है, एक हो जाता है देश बंधु, एक होता है दीन बंधु, एक होता है बंग बंधु। तो बंग बंधु आपके सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है। उसके बाद है तृतीय हिंद, किसको कहा जाता है? सीएफ एंड्रयूज लिख देते हैं, सीएफ एंड्रयूज। तृतीय हिंद या भारत के तोता। तूतीय मतलब तोता हुआ, ये हिंद मतलब हिंद का। तो भारत के जो तोता है वो किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद। तो उसके बाद हो गया कि भारत पुनर्जागरण प्रभात के नक्षत्र। तो भारत में पहले जो विचारधारा था वो पुरानी विचारधारा के लोग फॉलो करते थे, तो उस विचारधारा को छोड़ करके एक नए विचारधारा की शुरुआत करने के जो प्रयास किए तो वो है आपके राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किए थे? सती प्रथा का अंत किए थे, राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा में होता क्या था पहले
कि अगर कोई पुरुष मर जाता था तो पुरुष के मरने के साथ उसका अगर पत्नी है, शादीशुदा है वो, और उसका पत्नी है, तो उसका पत्नी को क्या करता था, हाथ पैर बांध करके उसको जिंदा जला दिया। वही चीता पर उसको, मतलब एक तरफ उसका पति का चीता बनता था जिसपे वो मर गया, उसके बाद उसको जलाया जा रहा है, एक दूसरा उसी के बगल में चीता बनता था जिस पर उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, और उसी को कहा जाता है सती प्रथा, उसको कहा जाता है। तो वो बताइए कितना खराब प्रथा था। तो इस सब चीज को क्या किए, राजा राम मोहन राय इसको खत्म करवाए थे, सती प्रथा का अंत करवाए थे। उस समय गवर्नर जो था भारत में तो वो था विलियम बेटिक। तो विलियम बेटिक के प्रयास से सन 1928 ईस्वी में, कब कराए थे, तो सन 1928 में सती प्रथा का अंत करवाए थे। कौन, तो राजा राम मोहन राय। तो इसीलिए क्या किए थे कि भारत में जो पुरानी व्यवस्था थी उनको बदल के एक नए पुनर्जागरण, मतलब पुनः से जागरण लाना, लोगों को जागरूक करना, इसके लिए वो बहुत काम कर रहे थे। तो इसीलिए इनको कहा जाता है भारत पुनर्जागरण प्रभात के नक्षत्र। उसके बाद है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन आपको किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त था, गुप्त वंश का एक शासक था, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। जिस प्रकार से नेपोलियन ने, विश्व इतिहास जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि नेपोलियन किस तरह से अपनी पूरे देश में शासन का विस्तार करता है। उसी प्रकार से सबसे पहले तो ऐसे तो समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले आया था भारत में। तो ये यहाँ पे जैसे इन्होंने विस्तार किए थे देश इसका शासन व्यवस्था का, उसी प्रकार से वो भी विस्तार किया था। तो इसीलिए कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त था गुप्त वंश के शासक, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम शासक ये नहीं था। गुप्त वंश का प्रथम शासक था आपके श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था, जबकि ये नेपोलियन, ये समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन था। तो ये देखिए आप एक बार सबको एक बार समझ लेते हैं फिर से। जैसे गुरुदेव किसको कहा जाता है, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। वही भारत के कोकिला हो गया सरोजिनी नायडू, और ये अगर स्वर कोकिला कहता है तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहा जाता है। उसके बाद देशबंधु हो गया चित्तरंजन दास, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या किए थे, धन निष्कासन का सिद्धांत यही दिए थे। तो आज उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ गए होंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा सब। तो चलिए अब हम अगली टॉपिक पर फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।